हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है फोर्थ ईयर के यानी सेमेस्टर सेवन्थ के, जो भी हिस्ट्री में फोर्थ ईयर कर रहा है तो उनके पास ये सब्जेक्ट होगा जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ रीजनल लिटरेचर। तो आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ रीजनल लिटरेचर का यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और आपको प्लेलिस्ट मिलेगी हिस्ट्री ऑफ रीजनल लिटरेचर के नाम से। उसमें आपको लाइन वाइज वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम में यही पीडीएफ आप ले सकते हो। ठीक है। साथ ही आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है इट्स चौधरी 7065। ओके, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे हमारे यूनिट नंबर थर्ड। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करा करिए। आप वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, चले जाते हो। देखो, पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले मैं फोर्थ ईयर की सारी वीडियोस ला रही हूँ आपके लिए। ठीक है, मैंने कई का तो सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया है, तो इतना तो कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इतनी हेल्प कर सकते हो। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे यूनिट नंबर थर्ड पे। तो हमारा यूनिट नंबर थर्ड है कि हमें इसमें पढ़ना है लैंग्वेजेस एंड रीजनल इन अर्ली मॉडर्न इंडिया। तो हमें इसमें जो हमारा जो अर्ली मॉडर्न इंडिया था, मीन्स अर्ली मॉडर्न इंडिया मीन्स मिडिवल, जो मिडिवल का पीरियड था ना, मिडिवल के बाद का जैसे खत्म होने वाला टाइम था। अर्ली मॉडर्न मतलब जब मराठास थे और मुगल भी थे बट कमजोर हो गए थे, कह सकते हो उस टाइम के बाद 1707 के बाद का टाइम, ऐसे वाले टाइम को आप कह सकते हो। ठीक है, तो अर्ली मॉडर्न इंडिया के टाइम की आपको लैंग्वेज और रीजन क्या था वो आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना होगा मराठा। हमारे सिलेबस में मराठा दे रखा है, और मराठी यानी मराठा के बारे में और उनकी मराठी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है हमें। नहीं है, मराठा क्षेत्र और मराठी भाषा के बारे में। उसके बाद हिंदवी क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें अवधी भाषा, ब्रज और वर्नाकुलर डिबेट्स जितने भी हैं, मतलब जो क्षेत्रीय भाषा पे जितने भी डिबेट्स वगैरह हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो मध्यकाल से प्रारंभिक आधुनिक भारत का जो काल था उसमें लगभग 16वीं से 18वीं शताब्दी तक का था, और इसके बीच की टाइम पीरियड का हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय भाषाओं के इतिहास में ये महत्वपूर्ण चरण था। ये टाइम क्यों? क्योंकि इस काल में न केवल नई राजनीतिक शक्तियां उभर रही थी, बल्कि भाषाओं का स्वरूप भी बदल रहा था और प्रयोग भी अलग अलग चीजों में लाया जा रहा था भाषा का, और सामाजिक पहुंच तक भाषा बन गई थी। मीन्स अगर हम अर्ली मॉडर्न टाइम का देखें, जैसे कि उसमें हम देख रहे थे कि जो भाषा है उसने एक अलग ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर दिया, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक क्षेत्रीय राजनीति उभर रही थी। जैसे कि मुगल की भाषा अलग थी, मराठा उभर रही थी उस समय। कहीं आपको पता है अलग अलग राज्य, जैसे सिख साम्राज्य उभर रहे थे, है ना, अलग अलग मैसूर, अवध। तो अलग अलग क्षेत्रीय भाषा अपनी अलग पहचान बना रही थी। बहुत समय तक भारत की जो प्रशासनिक और जो उच्च जो साहित्यिक भाषा है वो फारसी रही थी, क्योंकि मुगल टाइम पे फारसी ही हमारी जो प्रशासन की भाषा थी। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के दौरान दोनों टाइम पे आप कह सकते हो। लेकिन जैसे जैसे क्षेत्रीय शक्तियां मजबूत हुई, मतलब जो मुगल कमजोर हुए और क्षेत्रीय शक्ति उभरने लगी, जैसे मराठास, सिख, मैसूर, बंगाल के नवाब, ये सब जिस मतलब क्षेत्रीय शक्ति जो उभरने लगी, गोलकुंडा, बीजापुर, तो क्या हुआ, जिससे कि मराठा, राजपूत, आंध्र प्रदेश में, असम में, कोंकण, बंगाल, पंजाब, इन सब में क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगी। अब राजा क्या होने लगे, अपने आप को स्वतंत्र बताने लगे थे, मुगल से अपने आप को अलग करने लग गए थे। तो ये जब अलग हो रहे थे तो इस साथ साथ इनकी भाषा अलग हो रही थी, इनकी संस्कृति का अलग हो रही थी, और इनकी जो संवाद है वो भी अलग हो रही थी। तो अलग अलग उभरती भी हमें दिख रही थी संस्कृति। तो इस संदर्भ में हमें दो प्रमुख भाषा के बारे में पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में दिया है। एक है मराठा क्षेत्र की मराठी भाषा। मराठी भाषा की कैसे प्रशासन प्रणाली थी, राजनीतिक अभिव्यक्ति कैसे करते थे मराठी में, वो पढ़ेंगे। और उत्तर भारत में हिंदवी क्षेत्र में, जैसे कि अवधी भाषा, ब्रज भाषा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इनके साहित्य के बारे में, इनके धर्म, इनकी जनभाषा के रूप में कैसे इन्होंने अपने आप को उभारा, और वर्नाकुलर डिबेट क्या थी। ठीक है, और उच्च और लोक भाषा के बीच क्या अंतर था। मतलब उच्च भाषा होती थी जो प्रशासन की भाषा होती थी, लोक भाषा वो होती थी जो आम लोग बोला करते थे। तो इन सबको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मराठा क्षेत्र की मराठी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो मराठा साम्राज्य का उदय और भाषा की भूमिका जानते हैं। तो 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी द्वारा, आप सबको पता है, इनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ था। आरंभिक रूप से दक्कन में उभर रहा वह ये साम्राज्य था। आप सबको पता है मराठा कहाँ पे है, महाराष्ट्र, वहां पे उभरा था, और धीरे धीरे पूरे ये मध्य भारत तक फैल गया था।
फारसी आधारित मुगल प्रशासन जो भाषा थी उसके विपरीत इन्होंने अपनी भाषा और अपनी प्रणाली और अपना शासन स्टार्ट किया था, जिसे हिंदू साम्राज्य का शासन कहा था, जिसमें मराठी भाषा को शासन की भाषा बनाई गई थी। जहां उत्तर भारत में मुगल की भाषा फारसी थी, उसी टाइम दक्षिण भारत में मराठा क्षेत्र में मराठी जो मराठा साम्राज्य था उसमें जो प्रशासन की भाषा थी वो अलग थी, मराठी थी वो, ठीक है। न्याय की भाषा को भी मराठी रखा था मराठाओं ने। सैनिक व्यवस्था और प्रशासनिक दस्तावेजीकरण ये सब किस भाषा में हो रहा था? मराठी भाषा में हो रहा था। तो इसी समय मराठी भाषा का एक स्थायी बोली और राजनीतिक शक्ति की भाषा बदल गई कि कोई भाषा प्रशासन के तौर पे यूज की जाएगी, प्रशासन में यूज होगी, राजनीतिक में यूज होगी, तो वो भाषा ऑलरेडी क्या हो जाएगी? एक ताकतवर भाषा हो जाएगी। तो यहाँ पे मराठी भाषा को बहुत ज्यादा उद्भव देखने को मिलता है, ठीक है। दूस तो मराठी भाषा की जो लिपि है ना उसको मोडी लिपि कहा जाता है ना। मोडी लिपि और प्रशासन का प्रसार जानते हैं, यानी मराठी भाषा को लिखने के लिए मराठाओं ने कौन सी लिपि का उपयोग करा? मोडी लिपि। ये लिखने में तेज होती थी और प्रशासन के अनुकूल होती थी, तो इस भाषा का उपयोग करते थे मराठी लोग। सरकारी दफ्तर की भाषा भी यही बन गई, मतलब जितने भी सरकारी दफ्तर में लोग थे, मतलब प्रशासन के लोग थे, जितने भी मंत्रीगण, सब इसी भाषा में बात करते थे, इसी भाषा में लिखा करते थे। जब कर वसूली करी जाती थी, टैक्स लिया जाता था जनता से, सैन्य आदेश कोई दिया जाता था जनता को या सैनिक को, चाहे किसी जमीन का रिकॉर्ड रखना पड़ता था या पत्राचार एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था मराठाओं द्वारा, तो ये सारे काम मराठा मोडी लिपि में करते थे, मराठी में भाषा में, ठीक है। भाषा मराठी है, लिपि मोडी है। स्थानीय गांव से लेकर दरबार तक एक प्रशासन के रूप में चलने वाली भाषा थी, जो आम जनता भी बोलती थी, मराठी क्षेत्र में रहने वाली, और प्रशासन की भी भाषा थी। तो शिवाजी के प्रशासन में फारसी पर निर्भरता कम हो गई थी और मराठी को पहचान मिला था, आत्मसम्मान मिला था। मतलब मराठा साम्राज्य के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि फारसी भाषा कमजोर हो रही थी। जिन क्षेत्र में मराठा साम्राज्य था, यहाँ पे जो पूरी तरह से भाषा का कब्जा है वो मराठी भाषा ने ले लिया था और मराठाओं ने ले लिया था। अब हम देखते हैं मराठी और राजनीतिक वैधता, यानी मराठी भाषा और इसकी राजनीतिक वैधता क्या है, कैसे राजनीतिक तौर पे उभरा मराठी भाषा। इसको एक लीगल तौर पे इस भाषा को बनाया गया, मतलब राष्ट्र की भाषा मतलब बनाया गया, क्योंकि मराठा एक राष्ट्र, पहले सब राष्ट्र ही होते थे। तो मुख्य शासन में फारसी राजभाषा थी, क्योंकि अगर पूरे हम इंडिया की बात करें तो मेजरली कौन रूल कर रहा था? मुगल कर रहे थे, ठीक है। केंद्र में तो मुगल ही थे, पर ये क्षेत्रीय शक्ति थी मराठा जो उभर रही थी, ठीक है, मराठा साम्राज्य। तो ऑफिशियली तौर पे देखिए भारत की भाषा जो फारसी थी, पर मराठा जो है उन्होंने अपने भाषा का चयन कर लिया था और राजनीतिक प्रतिरोध दिखाया था फारसी के प्रति, और उन्होंने अपनी भाषा को जन जन तक पहुंचाया था, और मराठी जो है वो एक राज्य साम्राज्य की भाषा बन गई थी। पेशवा काल में पुणे, सतारा, थलकोंड, इन सभी भागों में मराठी भाषा बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी थी। अगर हम भक्ति आंदोलन की बात करें और मराठी साहित्य की बात करें, तो मराठी का विकास केवल राजनीतिक में नहीं हुआ था, राजनीतिक में तो हुआ ही था, क्योंकि मराठा जितने भी शासक थे उन लोगों ने इस भाषा को प्रमोट किया। साथ ही साथ संस्कृति भी थी। कैसे? 13वीं से 18वीं शताब्दी के जितने भी संत थे, जो कि भक्ति आंदोलन के संत थे, जो कि महाराष्ट्र से रिलेटेड थे, उन सभी ने जो भक्ति जो कवियां लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, जो ग्रंथ लिखे हैं, वो सभी मराठी भाषाओं में लिखे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन के ज्ञानेश्वर जी जो थे, उन्होंने भी मराठी भाषाओं में ही अपने साहित्य लिखे थे। तुकाराम इतने फेमस भक्ति आंदोलन के संत थे जिन्होंने अभंग रचनाएं लिखी थी, तो ये सभी मराठी भाषा में लिखी गई थी। एकनाथ ने भी भक्ति आंदोलन के बहुत बड़े संत थे, जिन्होंने अपनी भाषा मराठी में ही ये सारी साहित्य लिखी थी। नामदेव, ये सब महाराष्ट्र के लोग थे, पर भक्ति आंदोलन के बहुत प्रमुख प्रमुख संत थे, जिन्होंने मराठी भाषा में ही क्या करा? अपनी संस्कृति को बढ़ाया। तो धार्मिक और दार्शनिक और लोक भाषा बनकर मराठी उभरी थी, मतलब धर्म की भाषा भी, क्योंकि संत द्वारा ये भाषा का उपयोग किया जा रहा था, साहित्य लिखी जा रही थी, दार्शनिक में भी और लोक भाषा में भी, क्योंकि जनता भी यही भाषा बोल रही थी और प्रशासन ने भी इस भाषा को प्रमोट किया था। तो संतों की रचनाएं शूद्रों, किसानों, स्त्रियों तक पहुंची। क्यों पहुंची? क्योंकि शूद्रों, किसान और स्त्रियां, इनको संस्कृत आप सबको पता है पढ़ने का अधिकार नहीं होता था, हम कहे तो वैदिक कल्चर में, ठीक है। तो इनको कैसे पता लगेगा समाज के बारे में, समाज सुधार के बारे में? और फारसी इनको आती नहीं, क्योंकि ये लोग समाज से वंचित वर्ग है, तो इन लोग को तो प्रशासन में कोई आना जाना नहीं है, तो कहाँ से सीखेंगे? जब इनकी भाषा में जब पुस्तकें लिखी गई, संतों द्वारा रचनाएं की गई, तो इन लोगों तक वो बात पहुंची और सामाजिक और सांस्कृतिक की जन भाषा बन गई।
मराठी बनाम फारसी संघर्ष को हम जानते हैं कैसे मराठी और फारसी भाषा का एक टाइम पे संघर्ष चला था, क्योंकि उत्तर भारत में हम देख रहे थे कि मुगल साम्राज्य था और मुगल साम्राज्य की भाषा अभी भी फारसी थी और क्षेत्रीय भाषा उभर रही थी, क्षेत्रीय शक्तियां उभर रही थी मराठी। तो इन दोनों में टकराव तो होगा, तो इन दोनों का टकराव जानते हैं हम। तो मराठा दस्तावेजों में धीरे धीरे फारसी शब्द कम होते चले गए। जब मराठाओं ने अपना भाषा का सशक्तिकरण करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे इससे जितने भी फारसी शब्द थे उस सबको उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। जहां मुगल दरबार में जफरनामा होती थी, वो फरमान जो दस्तक है जैसे शब्द जो थे वही मराठाओं ने लिखाव, हुकुमनामे, लिंदा पावती इन जैसे मराठी रूप में अपना लिया, मतलब इन भाषा को चेंज कर दिया। जैसे कि जफरनामा होता था उसको मराठाओं ने लिखाव कह दिया, लिखाव। और जो फरमान होता था, जो कोई भेजता था किसी के लिए चिट्ठी तो उसको हुकुमनामा भेज दिया, फरमान। दस्तक होता था उसे भी उन्होंने लेंदा पावती नाम दे दिया, तो अपनी मतलब मराठी भाषा में अपना अपना नाम दे दिया। मतलब संघर्ष यहाँ पे देखने को मिल रहा था कि मराठी जो है, मराठी जो लोग हैं, मराठा जो साम्राज्य, वो अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से क्या है, पूरी तरह से फारसी शब्द को निकाल के फेंक रहे हैं और अपने शब्द जोड़ रहे हैं। तो हमने मराठा के बारे में पढ़ लिया, मराठी भाषा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारे ही इसी यूनिट का दूसरा टॉपिक है जिसमें हमें हिंदवी क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम किस किस भाषा के बारे में पढ़ेंगे, अवधि, ब्रज और वर्नाकुलर डिबेट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिंदवी जो शब्द है और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं हिंदवी क्षेत्र क्या होता है। हिंदवी या हिंदोवी ये शब्द 14 से 16वीं शताब्दी में जो सूफी जो और जो फारसी लेखक थे उनके द्वारा ये बोलचाल के लिए इस्तेमाल की जाती थी। हिंदवी क्षेत्र कहा जाता था। कौन कहते थे? जो सूफी लोग हैं और जो फारसी लेखक है वो अपनी कविताएं, अपनी कहानी में जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है उसको वो लोग हिंदवी क्षेत्र बोलते थे, तो वहीं से ये शब्द निकला है। आज जिसे हम हिंदी कहते हैं, है ना, अवधि कहते हैं, ब्रज कहते हैं और खड़ी बोली जो आप बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ, जिस जिस भाषा में बात कर रही हूँ ना, ये एक खड़ी बोली है, ठीक है। तो इस भाषा का उपयोग करते, तो इसी को हिंदवी कहा जाता था पहले। तो ये भाषा प्रशासन में भले ही ना हो, क्योंकि हिंदवी भाषा प्रशासन की भाषा नहीं थी, क्योंकि उत्तर भारत में हम जानते हैं कि मुगल साम्राज्य था और जो प्रशासन की भाषा थी वो फारसी थी, ठीक है। बट जो आम लोग बोलते थे ना, जैसे कि जनता होती थी, तो वो जनता को इस भाषा में बातें करा करती थी या साहित्य लिखा करती थी या कोई नाटक देखा करती थी, तो वो यही सारी भाषा थी, हिंदी, ब्रज, खड़ी बोली, इन सब भाषाओं में। तो लोक गायन हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे कथा साहित्य हो, चाहे सूफी काव्य हो, चाहे भक्ति परंपरा हो, इन सभी चीजों में हमें हिंदी, अवधि, ब्रज और खड़ी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि जब सूफी साहित्य, जब भक्ति आंदोलन होते हैं तो कबीर, गुरु नानक, इन लोगों द्वारा अवधि, ब्रज, हिंदी, है ना, ये सारी भाषा, अलग अलग भाषा हम देखते हैं ना, उपयोग की जाती है। तो ब्रज भाषा के बारे में हम पढ़ते हैं कि ब्रज भाषा का उदय और कृष्ण भक्ति से कैसे ब्रज को देखा जाता है और इसका रस साहित्य क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ब्रज भाषा का केंद्र जो है वो वृंदावन है। आप सबको पता है ब्रज भाषा कहाँ की है, ब्रज क्षेत्र की है, जो कि वृंदावन में पड़ता है ना, मथुरा क्षेत्र में आता है। आगरा, भरतपुर, ग्वालियर, इन सब में जो है वो ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। ब्रज भाषा कैसी होती है? मधुर होती है और कोमल ध्वनि होती है ना। आपने अगर कृष्ण वाला सीरियल देखा होगा, नाटक देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, ब्रज वाली भाषा आपको आती होगी, आपने पढ़ा होगा तो कबीर के दोहे आपने पढ़े होंगे, वो ब्रज भाषा में है ना। तो श्रृंगार, भक्ति और रस पर आधारित होती थी, मतलब इसमें श्रृंगार रस देखने को मिलता था, सजा धजा के बोला जाता था। भक्ति रस, क्योंकि ज्यादातर ये भगवान पे, भक्तियों पे लिखे गए। कबीर के दोहे अगर आप देखो, आप देखो, क्यों कृष्ण पे लिखा गया है, तो इसका रथ जो है वो भक्ति में दिखता है। सबसे प्रसिद्ध अगर कवि हम कहे कि ब्रज भाषा के सबसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवि कौन से थे, तो सूरदास, बिहारी जिन्होंने राधा पे लिखा था, और रस खान, ये लोग ब्रज भाषा में अपनी कविताएं लिखते थे, अपनी जो प्रस्तुति है उसको प्रस्तुत करते थे। तो भक्ति आंदोलन के माध्यम से ब्रज भाषा ने संस्कृति की जगह ले ली और लोगों को पहली बार अपनी भाषा में धार्मिक अनुभव देखने को मिला। यानी पहले संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ होते थे, भगवान के बारे में बताया जाता था। जब भक्ति आंदोलन आया तो भाषा बड़ी सरल हो गई, क्योंकि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, अब क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य लिखने स्टार्ट हो गए, लोगों को जागरूक करना स्टार्ट हो गया, जैसे कि सूरदास, बिहारी, रस खान ने करना स्टार्ट किया। तो ये सारी भाषाएं लोगों को अब तो समझ आती थी, क्योंकि इनकी अपनी भाषा होती थी क्षेत्रीय। तो लोगों को लगने लगा कि अब धर्म में भी हमारी भाषा मिल रही है, तो इन सबको एक अलग अनुभव हुआ। अब हम बात करेंगे अवधी भाषा की। तो अवधी भाषा का अगर आप देखो तो तुलसीदास से देखा जाता है। तुलसीदास अपनी रामचरित्र जो मानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। जो हम हनुमान चालीसा देखते हैं
तो ये सारी अवधी भाषा में लिखी गई है। तो तुलसीदास इसके प्रमुख रचनाकार कवि माने जाते हैं। अवधी भाषा का सबसे बड़ा ऐतिहासिक योगदान गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस को ही मानी जाती है, जो कि एक हमारा महाकाव्य है, जो कि 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। यह ग्रंथ जो है वो संस्कृत में नहीं लिखा गया था, क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण है वो संस्कृत में लिखी गई है। तो लोग उसको अगर पढ़ नहीं पाते थे, आम जनता, तो उस तक पहुंचाने के लिए रामचरितमानस जैसी रचना, जो कि क्षेत्रीय भाषा अवधी भाषा में ट्रांसलेट करा तुलसीदास ने। अवधि में लिखा गया क्योंकि तुलसीदास चाहते थे कि लोग समाज ग्रंथ को अपनी भाषा में समझ सके, क्योंकि संस्कृत सबको नहीं आती थी। अवधि में अन्य रूप भी विकसित हुए थे, जैसे कि युद्ध कथा, अल्हाद उदल की, है ना, लोकगीत भी अवधि में बहुत सारे लिखे जा रहे थे। अगर सूफी प्रेम काव्य की बात करें, मालिक मोहम्मद जायसी जो थे, जिन्होंने पद्मावत लिखी थी, वो भी अवधि भाषा में लिखी थी, है ना। पद्मावती वो भी जो देखी है ना, वो उन्हीं से लिया गया है। अब हम जानते हैं, हमने अवधी भाषा के बारे में पढ़ा, हमने ब्रज भाषा के बारे में पढ़ा, हमने मराठी भाषा के बारे में पढ़ा। अब हम जानते हैं कि वर्नाकुलर डिबेट्स क्या थे, और इसमें उच्च भाषा और जन भाषा के वर्नाकुलर डिबेट्स के बारे में। बेसिकली उच्च भाषा और जो राज्य भाषा, उसके बीच में जो तनाव होते थे, टकराव। देखो, उच्च भाषा वो होती है जो प्रशासन की भाषा होती है, जो आम जनता नहीं बोलती है, पर जो जन भाषा होती है वो आम जनता बोलती है। तो इन दोनों के बीच कैसे टकराव था, उसको जानते हैं। 16वीं से 18वीं शताब्दी में एक बहस बार बार उभर रही थी, क्या साहित्य धर्म केवल संस्कृति फारसी जैसी उच्च भाषाओं में होना चाहिए या जन भाषाओं में भी। क्योंकि जितने भी साहित्य थे पहले हम देखते थे, चाहे हिंदू धर्म के हो चाहे मुस्लिम धर्म के हो, जितने भी धार्मिक हमारे ग्रंथ होते थे, वो सभी किस में होते थे, संस्कृतिक फारसी भाषा में होते थे। और ये संस्कृत और फारसी भाषा आम जनता को नहीं आती थी, ये बड़ी उच्च समस्याएं थी लोगों के लिए। तो लोगों ने क्या कहा कि क्या हमें क्षेत्रीय भाषाओं में भी इन सब का ट्रांसलेट करके कविताएं हमें क्षेत्रीय भाषा में भी लिखनी चाहिए, क्योंकि क्या फायदा संस्कृत और फारसी में लिखने का जब आम जनता समझ ना पाए। तो आम जनता को और जन जन तक पहुंचाने के लिए कविताएं, हमारी संस्कृति, हमारी कहानी, इन सब को पहुंचाने के लिए कई सारे कवियों ने, कई सारे सूफी संतों ने, भक्ति आंदोलन के संतों ने जन भाषाओं में अपना प्रशासन शुरू किया। ठीक है, जिसमें उच्च भाषा जो संस्कृत होती थी, ठीक है, उच्च भाषा जैसे कि संस्कृत होती थी, संस्कृत फारसी, तो समर्थकों ने राज दरबार, पंडित और उलमा वर्ग, ये लोग लिखा करते थे। ठीक है, वहीं लोक संस्कृति की जो भाषा है, जो कि क्षेत्रीय भाषा, जन भाषा, वो हिंदवी, अवधी, ब्रज, ये वाली भाषा होती थी, जो कि भक्ति और सूफी जो संत थे, उन्होंने इस भाषा को फैलाया आम जनता तक। तो ये आंदोलन केवल साहित्य तक नहीं थी, बल्कि सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन का भी था। एक तो ये था कि साहित्य भी हमें क्षेत्रीय भाषा में पहुंचाना है, इसलिए ये सारे भक्ति और सूफी आंदोलन हो रहे थे, जिसे हम वर्नाकुलर डिबेट्स में देखते हैं। साथ ही साथ इन संतों का, इन सूफी संतों का और ये उद्देश्य था कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन भी हो। समाज में जो जाति व्यवस्था है, महिलाओं की जो स्थिति है, और जो धर्म का जो इतना बोलबाला है, इन सबको कम करा जाए, रोका जाए, हमारे समाज को बदला जाए। तो ये बदलने के लिए समाज के लिए जनता को बदलना होगा, और जनता को बदलने के लिए जनता को बताना होगा, समझाना होगा। तो ये कैसे होगा, ये जनता को उस साहित्य से बताना होगा, है ना, नाटक से बताना होगा। तो जनता अगर संस्कृत और फारसी में नाटक लिखेंगे या कविताएं लिखेंगे, तो कहाँ तक उनके पास पहुंचेगी, ये बात नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए इन सारे संत और कवियों ने क्या करा, क्षेत्रीय भाषाओं में ये फैलाने की कोशिश की, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता। भाषा के जरिए नई नई धार्मिक सामाजिक चेतना पैदा हुई लोगों में। भाषा ने वर्ग भेदभाव को भी चुनौती दी, जातिवाद को भी चुनौती दी, हिंदू मुसलमान की सीमाओं को भी नरम बनाया, क्योंकि रसखान, जायसी, इन सभी ने हिंदू पे भी लिखा था। तो हमें देखने को मिलता है कि रसखान जो कृष्ण पे लिखते थे, कृष्ण भक्ति पे, तो हिंदू मुस्लिम एकता को भी जोड़ दिया इन्होंने। तो हिंदवी से हिंदी और उर्दू का विभाजन हो गया। जो हिंदवी भाषा होती थी ना पहले, उसमें फारसी भाषा भी आती थी क्षेत्रीय, और जो हमारी ब्रज, हमारी जो अवधी, ये सारी भाषाएं आती थी। पर बाद में अब हिंदवी भाषा से हिंदू की भाषा और मुस्लिम की भाषा करके एक हिंदी भाषा को निकाला गया और एक उर्दू भाषा को निकाला गया। तो ये कब हुआ, ये 18वीं सदी तक हिंदवी धीरे धीरे दो धाराओं में विभाजित बटने लगी। एक थी देवनागरी में लिखी गई हिंदवी, जिसको हम हिंदी कहते हैं, जो आज हम बोलते हैं, जिसमें अवधी आ जाती है, ब्रज आ जाती है, और खड़ी बोली जो मैं बोल रही हूँ और आप सुनते हो और आप बोलते हो, वो खड़ी बोली है हिंदी की। दूसरी है फारसी भाषा में, जिसमें अरबी लिपि में लिखी गई हिंदवी शब्द, जिसमें उर्दू भाषा आ गई। तो दो भाषाओं में कह सकते हो विभाजित हो गई। अर्थात भाषा केवल क्षेत्र की नहीं थी, बल्कि धार्मिक और राजनीतिक पहचान का भी हिस्सा बन गई थी। अब देखने को मिल रहा हो कि हिंदवी से क्या समझ आ रहा है कि हिंदुओं की भाषा है, जिसमें अवधी, ब्रज और खड़ी बोली बोली जा रही है। उर्दू को मुसलमानों की भाषा, मतलब एक धार्मिक पहचान दे दी गई भाषा को। पहले कोई धर्म की भाषा, पहले किसी भाषा का धर्म नहीं होता था, आज भाषा का भी धर्म हो गया। ठीक है, तो क्या हो गई, राजनीतिक पहचान भी बन गई
कि मुस्लिम शासक की जो भाषा है वो उर्दू है, और हिंदी जो हिंदू शासक की है। धर्म में भी हो गया और राजनीतिक पहचान भी भाषा को दे दी गई। तो अगर हम तुलनात्मक विश्लेषण करें मराठी भाषा का और हिंदवी भाषा का, उसको जान लेते हैं। तो मराठी भाषा की बात करें तो इसका शक्ति का केंद्र जो था वो मराठा राज्य था, और पेशवा का शासन ने मराठी भाषाओं को बढ़ावा दिया था। अगर हिंदवी की बात करें तो इसका शक्ति का केंद्र उत्तर भारत के संत जो थे, सूफी संत, इन सभी ने इसका केंद्र थे और इन सब ने इसको प्रोत्साहित किया था। मराठी भाषा का अगर प्रयोग क्षेत्र बोले, कहाँ कहाँ मराठी बोली जाती थी, क्या किस किस चीज में प्रयोग की जाती थी, तो मराठा साम्राज्य में प्रशासन की भाषा भी मराठी थी, सेना की भाषा भी मराठी थी, जितने भी कानून बनाए जाते थे, भूमि रिकॉर्ड होते थे, आदेश दिए जाते थे, वो सब मराठी भाषा में दिए जाते थे। हिंदवी की बात करें जिसमें अवधी और ब्रज भाषा जो होती थी, इसका इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता था, तो अवधी और ब्रज भाषा में कई सारे साहित्य, भक्ति आंदोलन हुए हैं, साहित्य लिखे गए हैं, धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे रामायण का रामचरितमानस बनाया गया, लोक कथाएं लिखी गई हैं, है ना, कृष्ण पे। तो मराठी का अगर हम जाने, मराठी भाषा का सामाजिक पहुंच कहाँ तक था, तो राज्य की नीति बनाने में भी मराठी भाषा का उपयोग किया जा रहा था, और जनता भी मराठी भाषा बोलती थी मराठा साम्राज्य में। पर अगर हम हिंदवी भाषा की बात करें, अवधी और ब्रज भाषा की, तो उसकी सामाजिक पहुंच कहाँ तक थी, तो संत द्वारा ज्यादा फेमस थी, संत द्वारा ये भाषा को प्रोत्साहित किया गया, और मौखिक परंपरा द्वारा लोगों तक भी ये पहुंच गई। अगर मराठी भाषा का विरोधी भाषा जाने, तो मराठी भाषा किस भाषा का विरोध कर रही थी, तो फारसी भाषा यानी मुगल की जो थी उसका विरोध कर रही थी, और फारसी शब्द को प्रशासन से हटा के अपने शब्द को जोड़ रही थी। वहीं अगर हम हिंदवी शब्द की बात करें, अवधि और ब्रज शब्द, अवधि और ब्रज शब्द भी क्या है, वो किसका विरोध में आई थी, वो भी फारसी और संस्कृति भाषा के विरोध में आई थी, अवधि और ब्रज भाषा, क्योंकि फारसी और संस्कृति भाषा में ही सारे ग्रंथ, सारी रचनाएं, सारी चीजें होती थी, जिससे आम जनता इस चीज को नहीं पढ़ पाती थी। तो उच्च संस्कृति के खिलाफ लोगों ने क्षेत्रीय भाषा का उद्भव किया, जिसे अवधि और ब्रज। तो अवधि, अगर मराठी भाषा का उद्देश्य जाने कि क्यों मराठी भाषा को इतना बढ़ाया गया, तो राजनीतिक स्वराज के लिए, कि खुद का अगर राज्य है तो खुद की भाषा होनी चाहिए, सत्ता का भारतीयकरण होना चाहिए, एक भारतीय भाषा ही भारत की सैनिकों की भाषा होनी चाहिए, इसलिए। अगर हम हिंदवी भाषा की बात करें, ब्रज और अवधी भाषा की, तो इसका क्या उद्देश्य था, क्यों ये आंदोलन चलाया गया, तो आध्यात्मिक लोकतांत्रिकरण के लिए, क्योंकि जितने भी आध्यात्मिक की चीजें थी, ग्रंथ थी, जितने भी जाति व्यवस्था, कुरीतियां थी, इन सब के खिलाफ अगर जनता तक पहुंचाना है ये बात, तो लोक संस्कृति का उदय करना जरूरी है, लोक भाषा में ही हम जन प्रशासन कर सकते हैं। अगर हम मराठी भाषा की लिपि की बात करें, तो मोड़ी लिपि और देवनागरी लिपि, इन दोनों लिपि द्वारा मराठी भाषा लिखी जाती है। और अगर हम हिंदवी की लिपि की बात करें, जिसमें ब्रज और जो अवधि आती है, इसकी जो लिपि है ये भी देवनागरी लिपि है और कायस्थी लिपि है। अगर मैं मराठी भाषा में लिखी गई रचनाकार की बात करूं, तो शिवाजी का प्रशासन की जितनी भी चीजें थी, वो सारी चीजें मराठी साहित्य में आती है, मराठी भाषा में आती है। तुकाराम जैसे संत, जो भक्ति आंदोलन के इतने फेमस संत थे, जिन्होंने अपनी रचनाएं जो है वो सारी रचनाएं मराठी में लिखी थी। अगर मैं हिंदवी रचनाकार की बात करूं, तो तुलसीदास, सूरदास और मोहम्मद जो जायसी थे, जिन्होंने पद्मावत लिखी, ये सारे रचनाकार थे जो कि अवधि और ब्रज में लिखा करते थे। तो ओवरऑल निष्कर्ष में हम क्या देखते हैं, कि हमने क्या पढ़ा, कि प्रारंभिक आधुनिक भारत में भाषा जो है वो संवाद का माध्यम ही नहीं थी। सिर्फ भाषा का मतलब ये नहीं था कि एक दूसरे से मतलब कम्युनिकेट करना, बल्कि उस टाइम पे भाषा क्या बन गई थी, एक शक्ति की कारण बन गई थी, कि भाई उत्तर भारत की भाषा अगर फारसी है तो हम अपनी भाषा अलग बनाएंगे, हम हिंदवी भाषा बनाएंगे, हम मराठी भाषा बनाएंगे। तो पहचान की भी भाषा बन गई थी, और सांस्कृतिक अधिकार और समाज तक भी पहुंचाने के लिए, मतलब शक्ति, पहचान और संस्कृति का आधार बन गई थी हमारी भाषा। मराठी ने राजनीतिक वैधता और स्वराज का प्रतिनिधित्व किया, कि राजनीतिक भाषा मतलब लीगल तौर पे हमारी अपनी भाषा होनी चाहिए, भारत की भाषा हमारे प्रशासन की भाषा होनी चाहिए, और स्वराज का प्रतिनिधित्व किया, आजादी, हम आजाद हैं, हमारा, हम अपने क्षेत्र है, हम किसी और की भाषा क्यों अपनाएंगे, इसलिए। जबकि अवधि ब्रज आधारित जो हिंदी जो भाषा थी, हिंदवी, उन्होंने धर्म और ज्ञान में जो उच्च वर्ग का जो दबदबा था, जिसमें संस्कृत और फारसी में ही सब चीज लिखी जाती थी, धर्म और जितने भी कर्म कांड होते थे, इन सब के विरोध में उन्होंने एक जनसाधारण की भाषा को धर्म की भाषा बना के पेश किया। ठीक है। तो इन दोनों आंदोलनों ने ये हमें बताया कि क्षेत्रीय भाषा केवल साहित्य का माध्यम ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक औजार भी है। आज भी भाषा के नाम पे राजनीतिक होती है, आप सबको पता है। आज भी हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, दक्षिण भारत के लोग आज भी हिंदी का विरोध करते हैं। तो ऐसी डिबेट आज भी चल रही है।
तो भाषा के माध्यम से सत्ता, प्रतिरोध और सांस्कृतिक संविधान का संभव है, क्योंकि अपनी संस्कृति को लोग अपनी भाषा से जोड़ते हैं। तमिलनाडु के लोग तमिल भाषा को देखते हैं, है ना? गुजरात के गुजराती, बिहार के बिहारी, तो अपनी संस्कृति को लोग अपनी भाषा से जोड़ के देखते हैं। और भारत की भाषाई विविधता किसी बाधा नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक शक्ति है। मतलब हमारे भारत में इतनी सारी भाषा बोली जाती है, इतनी सारी संस्कृति है, तो ये हमारे लिए कोई बाधा की बात नहीं है, और हमारे लिए हमारे गर्व की बात है, हमारे इतिहास की बात है कि हमारे भारत में इतनी सारी भाषा थी। अर्थात हम क्या कहेंगे कि अर्ली मॉडर्न जो हमारा इंडिया था, उसमें अगर हम देखें तो बादशाहों और उनकी लड़ाइयों का इतिहास ही नहीं हमें पढ़ने को मिलता है, बल्कि हमें भाषा की भी लड़ाई देखने को मिलती है कि भाषा के नाम पे भी युद्ध हो रहे हैं, भाषा के नाम पे भी शक्तियाँ उभर रही हैं, भाषा के नाम पे भी धर्म परिवर्तन हो रहा है, जागरूकता हो रही है। तो भाषाई परिवर्तन के ज़रिए उभरती हुई जनता की चेतना का इतिहास है, जिसमें जनता की चेतना उभर रही है, क्योंकि जब उनकी भाषा में, उनकी क्षेत्रीय भाषा में कोई चीज़ लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, तो उनको ज़्यादा समझ आता है, वो ज़्यादा क्या हो सकते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे होता है आपका हिस्ट्री ऑफ रीजनल लिटरेचर का यूनिट नंबर 3 कंप्लीट। अब आपका इस सिलेबस का एक और यूनिट बचता है, यूनिट नंबर 4, वो भी मैं आपको जल्द से जल्द करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो प्लीज आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो धन्यवाद।